हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों आज एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन के आंसर राइटिंग सेशन से रिलेटेड है। साथियों इसमें हम बात करेंगे मेंस आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है और खास करके किसके बारे में, लोकल लॉ जो उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी अधिनियम 2021 है जो आपके एक्ट में अभी हाल ही में डाला गया है, इसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथियों ये जो पार्ट मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ ये पार्ट सेकंड लेकर के आ रहा हूँ और ये जितने भी लोकल लॉ है इन सभी लोकल लॉ को मैंने ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे डील कर रखा है जिसमें कि मैंने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का भी मैंने डील कर रखा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 को भी मैंने डील कर रखा है। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 को भी मैंने करा रखा है। सिर्फ और सिर्फ मैंने एक अधिनियम आपके सामने नहीं कराया है, वो है उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 का, और इसको भी बहुत ही जल्द मैं आपके सामने इसका भी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। साथ साथ मैंने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 को भी करा रखा है। फिर उत्तर प्रदेश शहर भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972, ये भी रेंट कंट्रोल एक्ट है, ये भी मैंने करा रखा है। और आज जो आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ साथियों, ये खुद ही लेकर के आया हूँ उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021, और इसका भी मैं आंसर आपके सामने करा दे रहा हूं। तो ये आपका पूरा का पूरा एक्ट कंप्लीट हो जाएगा और इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट कराना है, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 का। तो यही एक हमारा छूट रहा है, इसको भी मैं आपके एग्जामिनेशन से पहले इसके भी 2-3 सेशन मैं आपके सामने डेफिनेटली लेकर के आऊँगा। तो साथियों ये था इन्फॉर्मेशन, ये सभी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया विलफुली। साथियों बात करते हैं आंसर राइटिंग के बारे में। जब हम आंसर राइटिंग करते हैं दोस्तों तो हम आप लोगों को पता है कि यूपीएससी के फॉर्मेट में मैं आंसर राइटिंग करता हूं और यही फॉर्मेट आपको सेम एज यूजुअल आपके मेन एग्जामिनेशन में आपको दिया जाएगा और इसी पे आपको भी आंसर फ्रेम करना होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भूस्वामी का मतलब होता है जो लैंड का ऑनर होता है। भूस्वामी या किराएदार की मृत्यु की स्थिति में उसके उत्तराधिकारी के अधिकार और बाध्यताओं के संबंध में लिखे। यहाँ पे एक उत्तर लिखना है। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन के तौर पे कि मैंने फर्स्ट सेशन में जो इनका फर्स्ट सेशन मैंने किया था उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 का, उसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश नगर परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पारित किया गया था, और यहाँ पे पूर्ति के लिए पूछा गया था। और यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ इसमें पूछ रहा है किसके बारे में, उत्तराधिकारों के अधिकार और बाध्यताओं के बारे में। तो क्वेश्चन के नेचर को समझिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन क्या एग्जामिनेशन में पूछ रहा है। यहाँ पे उत्तराधिकार से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको डील करा रहा हूँ और सबसे पहले मैंने आपको कौन सा करा दिया, उसके उद्देश्यों का। तो दोनों क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको भी शामिल कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मृत्यु की दशा में उत्तराधिकार के अधिकार, किसकी दशा में, तो जब मृत्यु हो जाती है जो लैंड का ऑनर होता है, अगर लैंड के ऑनर की अगर किसी भी प्रकार से किसी भी दशा में अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु की दशा में उत्तराधिकार के अधिकार और उसकी बाध्यताएं क्या होंगी, इसी चीज़ को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। अधिनियम, अगर हम अधिनियम की बात करते हैं तो किस अधिनियम की, तो उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 में इस संबंध में प्रावधान किया गया। क्या प्रावधान किया गया, जिसके अनुसार पहला उत्तराधिकारियों पर बाध्यकारिता, किसके बारे में बात कर रहे हैं साथियों, तो जो उत्तराधिकारी होते हैं, जो उसके एंसेस्टर्स होते हैं, मीन्स की जो उसके उसके उत्तराधिकारी होते हैं, जो उनके वारिस होते हैं, उन पर क्या क्या बाध्यताएं यहाँ पे इंपोज करता है। तो कह रहा है भूस्वामी या किराएदार की मृत्यु होने की स्थिति में भूस्वामी और किराएदार के मध्य निष्पक्ष करार की शर्तें, निष्पादित करार की शर्तें उनके उत्तराधिकारियों पर बाध्यकारी होगा। जो भी वहाँ पे शर्तें लगाई गई होंगी ये शर्तें कहाँ पे होंगे, ये इनके उत्तराधिकार के ऊपर बाध्यकारी होगा और उसके अधिकारों के पास ही अधिकार और उनके उत्तराधिकारों के पास ही अधिकार और बाध्यताएं होंगी, जैसा कि ऐसे किराएदारी की शेष अवधि के लिए किराएदारी करार में करार किया गया। मीन्स कि जैसे कि मान लीजिए कि मेरी कोई लैंड है, मैं अगर मेरा कहीं डेथ कॉज हो जाता है तो जो मेरे एंसेस्टर्स हैं सब, जो मेरे रिप्रेजेंट जो हमको करेंगे सब, जो मेरे क्या उत्तराधिकारी हैं सब, वो सब क्या करेंगे, वो उस उत्तराधिकारी को, वो उस किराएदारी को इस प्रकार से चलाएंगे जैसे कि वो मैं ही चला रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग उसको डील कर लिया जाएगा अगर मृत्यु हो जाती है अगर इस प्रकार की। तो आगे देखिए कह रहा है कि आवासीय किराएदारी,
किसकी बात कर रहा है साथियों? तो आवासीय किराएदारी। अगर मान लीजिए कि रहने वाला कोई मकान है, आवासीय किराएदारी के रिश्तेदारों के लिए बाध्यताओं पे बात कर रहा है। किसी किराएदार की मृत्यु की स्थिति में किराएदार का अधिकार, जो किराएदार का अधिकार होता है, अब किराएदार के अधिकार के अंतर्गत देखिए, उसके उत्तराधिकारियों पर किराएदारी की शेष अवधि के लिए न्यायगत होगा। उसमें निम्न व्यक्ति भी शामिल होंगे। कौन कौन से निम्न व्यक्ति शामिल होंगे? तो पहला करा है पति। इसमें कौन कौन से शामिल हो सकते हैं ये आपको जानना जरूरी होगा। पति शामिल होगा या पत्नी, पति या पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री, या जहां पुत्र और पुत्री दोनों, वहां दोनों शामिल होंगे। पहली बात करा। सेकंड कंडीशन में करा माता पिता, उनके पूर्व मित्र पुत्र की विधवा होने के नाते पुत्र वधू, विधवा या तलाकशुदा बहन भी यहाँ पे क्या हो सकती है? शामिल हो सकती है इस कंडीशन में। आगे कह रहे हैं साथियों, परंतु शर्त यह है कि उत्तराधिकारी साधारण मृतक किराएदारी के साथ उसकी मृत्यु के दिनांक तक पारित में रहा हो। तो साथियों इन सभी चीज़ों को आपको लर्न नहीं करना, एज यूजुअल आपको बस समझने का प्रयास करना है। जो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर यहाँ पे फ्रेम करने की कोशिश करनी है। आप इसके ना मैं समझा सकता हूँ और ना ही आपके पास समझने का यहाँ पे भरपूर टाइम है, क्योंकि इसको समझाने के लिए अंदर घुसना पड़ेगा और अंदर जाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। तो बस आप एज यूजुअल इसको देखे रहेंगे, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फिट रहेगा, तो आप एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड आएगा तो आप अच्छा कराएंगे। देखिए करा गैर आवासीय किराएदार की बाध्यताओं के बारे में हम बात करते हैं। किसके बारे में? तो जो गैर आवासीय किराएदार होते हैं उसके बाध्यताओं के बारे में। किसी भी आवासीय किराएदार की किराएदारी की मृत्यु होने की स्थिति में किराएदारी का अधिकार, किस चीज़ की अधिकार? तो जो किराएदारी का अधिकार होता है उसी की बात करते हैं। किराएदारी की शेष अवधि के लिए उस व्यक्ति को न्यायगत हो जाएगा जो मृत व्यक्ति के कारोबार या उत्तराधिकार होंगे, उन्हीं में वो क्या हो जाएगा? उन्हीं में वो वेस्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है साथियों कि किराएदार अधिनियम 2021 के उप किराएदारी का क्या प्रावधान होता है? अब जिसको कि हम लोग उप किराएदार कहते हैं, वो उप किराएदार का अधिकार क्या होता है? अब इसको किसको कहते हैं कि उप किराएदार है? तो उप किराएदारी पर निर्बंधन किस किस प्रकार का होता है उस चीज को हम यहाँ पर डील करेंगे। कह रहा है किराया अधिनियम 2021 की धारा 7 में उप किराएदारी का वर्णन किया गया। कहाँ पे किया गया साथियों? तो जब धारा 7 को आप डिटेल में एनालिसिस करेंगे, किसका? तो उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 का धारा 7 के अंतर्गत आपको डिटेल में एनालिसिस करके दिया हुआ है। पहला कह रहा है इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात विद्यमान किराएदारी करार का पूर्वक करार के सिवाय कोई किराएदार के बारे में बात कर रहा है। आगे कह रहा है साथियों क में कह रहा है किराएदार के रूप में स्वयं द्वारा धारित पारित का संपूर्ण या आंशिक भाग उप किराएदारी पर नहीं देगा। किस पे नहीं देगा? तो आंशिक किराएदारी पर यहाँ पे नहीं देगा। ख वाले में कह रहा है किराएदारी करार या उससे किसी आंशिक भाग में अपना अधिकार अंतरित या समनुदेशित नहीं करेगा। ये भी बात आपको पता चल गई। सेकंड वाले में कह रहा है कि जहाँ परिसर जहाँ परिसर उपधारा 1 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यमान किराएदारी करार के अनुरूप करार उप किराएदारी पर किया जाएगा, वहां की बात कर रहा है। वहां भूमि और किराएदार संयुक्त रूप से प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में ऐसे करार के निष्पादन के दिनांक से 2 माह की अवधि के भीतर उप किराएदारी के संबंध में किराया प्राधिकरण को यहाँ पे क्या किया जा सकता है? उनके द्वारा सूचित किया जाएगा, तब ये माना जाएगा, आगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? आप क्वेश्चन को देखते रहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर को फ्रेम करते रहिए, यही इसका मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3rd क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 में किराया प्राधिकरण एवं किराया प्राधिकरण की बात कर रहा है और किराया अधिकरण की अपील के संबंध में क्या प्रावधान किया गया, इन दोनों प्रोविजंस को हम यहाँ पे रीड आउट करेंगे। तो साथियों कह रहा है कि किराया अधिकरण को अपील करने के लिए उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 की धारा 35 के अंतर्गत, कहाँ पे साथियों? तो धारा 35 के अंतर्गत किराया प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश से क्षुब्ध होकर कोई भी व्यक्ति अपील करता है, अधिकरण को निम्नलिखित तरीके से करेगा। अगर अपील करना चाहता है तो किस किस तरीके से करेगा, उन सभी तरीकों को यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करना है आपको। तो फर्स्ट जो तरीका बता रहा है, इस तरह के आदेश की प्रमाणिकता प्रति के साथ, जो मीन्स की जो ओरिजिनल कॉपी है उसके साथ उस आदेश से दिनांक के 30 दिनों की अवधि के भीतर, कितने दिनों के अंदर? तो साथियों 30 दिनों की अवधि के भीतर अपील कर सकता है, परंतु यह कि कोई अपील तब तक नहीं ठहरेगा जब तक कि अपीलकर्ता किराया प्राधिकरण के अपेक्षित आदेश के अधीन संपूर्ण संदेय धनराशि का
50% पूर्व में जमा नहीं कर देता है। तो आप लोगों ने कंडीशंस को देख लिया, जो कंडीशंस यहाँ पे पूछ रहा है उसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। अगर इस प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी यहाँ पे रूल रेगुलेशन अगर बना करके रखा गया, इनके द्वारा इम्पोज करके रखा गया है। तो सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट में कर रहा है कि प्रतिवादी के अपील के ज्ञान की एक प्रति के साथ नोटिस तामील की जाएगी और प्रतिवादी पर अपील की नोटिस तामील किए जाने के तीसरे दिन के अंदर सुनवाई नियत तथा अपील का निस्तारण अपील तामील, जो अपीलीय तामील ट्रिब्यूनल है, में किए जाने के दिनांक से 60 दिन की अवधि, यहाँ पे क्या लिमिटेशन पीरियड दिया, 60 दिन की अवधि के भीतर यहाँ पे किया जाएगा। इस प्रकार की जो भी बातें कर रहा है। आगे कह रहा है साथियों, थर्ड पॉइंट में इनके बात कर रहा है। अब थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट में कह रहा है जहाँ किराया अधिकरण न्यायसंगत और उचित विनिश्चय करने के हित में यह आवश्यक समझे, वहाँ वह अपील में कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम के दस्तावेज के दाखिल किए जाने की अनुमति दे सकता है। किस चीज़ की, तो यहाँ पे आप दाखिल कर सकते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको अनुमति प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है साथियों, किराया अधिकरण अपने विवेकानुसार अपील लंबित रहने के दौरान ऐसा अंतर्वर्ती आदेश भी पारित कर सकता है। ये किसके ऊपर है, तो यहाँ पे जो किराया हमारा किराया का अधिकरण है, किराया का जो ट्रिब्यूनल है, जो रेंट ट्रिब्यूनल है, उनके द्वारा यहाँ पे ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट में साथियों कर रहा है, अपील का विनिश्चय करते समय किराया अधिकरण तदनिमित्त कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात किराया प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की पुष्टि अपास्त या उपांतरित भी कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस किया। जो आपके क्वेश्चन की डिज़ायर थी, उसी क्वेश्चन के डिज़ायर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आंसर आपको देने का प्रयास किया है। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि कह रहा था उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराया विनियमन अधिनियम 2021 में किराया प्राधिकरण एवं किराया अधिकरण को अपील संबंधी क्या प्रावधान है। तो इन दोनों के संबंधित जो प्रावधान थे, उन सभी प्रावधान को मैंने यहाँ पे बताने का पूरा भरपूर प्रयास किया, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए ये रिलेवेंट साबित होगा। साथियों इस सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत जल्द नया एक्ट लेकर के आ रहे हैं और उसी एक्ट के लिए जो भी बचा हुआ एक्ट है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 का एक्ट बचा है, और यही एक्ट हम आपके लिए अब लेकर के आएंगे। और इस एक्ट से जो भी क्वेश्चन बनेगा, उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे फ्रेम करूंगा और आपके सामने उसके आंसर्स को यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करूंगा। साथियों अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, वहाँ से आपकी क्वेरी को मैं टेकअप कर लूँगा। साथियों इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।